हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके सामने एक जो हर कॉमन स्टूडेंट के बीच में जो डाउट्स है उसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वो डाउट है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट आ जाता है कि डिसाइड तो कर लिया कि यूपीएससी में तैयारी करनी है, आरएस बनना है या यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, लेकिन ये समझ में नहीं आता सबसे पहले कौन सी किताब पढ़े। क्योंकि आपको पता है इनर्शिया बहुत ज़्यादा लगता है। कोई भी नया काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है कि यार अब इसमें करूँ तो मैं कैसे करूँ, इसमें क्या चीज़ मैं अपडेट कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे पढूँ, क्या नहीं पढूँ, क्या पढूँ। इतने सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के मन में कि वो स्टार्ट नहीं कर पाता और आके ऐसे बोलते हैं ना कि एक अच्छी स्टार्ट ना हाफ वर्क को डन कर देती है। तो अब ये हमारा आज का जो टॉपिक है कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि हमें किसी भी प्रकार से ऐसे फील ना हो कि इनर्शिया फील ना हो, पहला तो दूसरा सही डायरेक्शन में जाए। तो इन चीज़ों की बात हम करेंगे, ठीक है। तो इस सब के लिए है कि स्टार्ट करने से पहले आपको 2 या 3 जो बातें हैं वो अपने आप को बतानी है और एकदम ईमानदारी से बतानी है। उनमें किसी भी प्रकार का कि आप ये मत देखना कि दुनिया ने क्या है। सबसे पहला तो वाई, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूं, मैं आरएस की तैयारी क्यों कर रहा हूं। ये आपको अजीब बात लगेगी क्योंकि सभी को पता है कि पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, जो सोशल रिकॉग्निशन है उसके लिए और रेस्पेक्ट के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। वो एक फैक्टर्स ज़रूर है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, हम एक इंडिया के अंदर जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इंडिया की नेशन बिल्डिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वो फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनके बारे में एक बार विचार कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि विचार कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आपको बहुत ज़्यादा जो इनर्शिया फील होगा कि ये सब्जेक्ट तो मेरे कभी पढ़े हुए नहीं है, ये बातें तो बहुत नई नई सी लग रही है, इन बातों को तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा। तो आपके ऊपर क्या आएंगे, एक जर्नी स्टार्ट होगी आपकी। उस जर्नी में क्या आएंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, ठीक है। जब आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे उस टाइम पे क्या होगा, आपको एक ऑप्शन हमेशा जो बच्चों का फेवरेट रहता है वो ऑप्शन है क्विट। कि अब इस चीज को हम क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। और उस टाइम पे क्विट करते टाइम पे आपका ब्रेन एक डायलिमा में होगा। डायलिमा क्या होता है कि ब्रेन में एक साथ 2 विचार चल रहे होते हैं कि मैं ये कर लूं या ये कर लूं, ये करूं या वो करूं। जैसे आप में से कुछ होंगे जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो सोचेंगे जॉब छोड़ के आऊं, जॉब से छुट्टी लूं या तैयारी करूं। तो इस प्रकार की जब डायलिमा आएगी, उस डायलिमा से बाहर निकलने का सबसे इजीएस्ट पॉसिबल वे होता है क्विट कर दो। लेकिन क्विट करते टाइम भी आपका दिमाग का दूसरा पार्ट बोलेगा नहीं, मैं क्विट कैसे कर सकता हूं। और क्विट करने से आपको बचाने के लिए 2 ही चीजें आपके सामने आएंगी। क्या आएंगी, एक तो आपने जो वर्क किया है, आपने एफर्ट लगाया, जैसे 2 महीने आपने मेहनत की, उसके बाद आपका क्विट करने का विचार आया, तो एक तो आप सोचोगे यार मैंने 2 महीने मेहनत की है, अब कैसे छोड़ सकता हूं। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज आएगी अपना वाई। आप छोड़ते समय यदि आपका बहुत ही नोबल ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, आप देखो ये जो छोटी मोटी चीजें है ना कि कि बंगला मिलेगा या फिर कार मिलेगी, ये चीजें ना क्विट करते टाइम आपको रोक नहीं पाएंगी। क्यों नहीं रोक पाएंगी, आप सोचोगे यार कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगा, बंगला 2 साल में बना लूंगा, कार भी ले लूंगा पहले साल में। तो वो चीज तो आपको रोक नहीं पाएंगे ना प्रिपरेशन के दौरान। प्रिपरेशन के दौरान कौन सी चीज रोक पाएंगी कि मुझे सोशल रेस्पेक्ट करनी है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो प्राउड फील कराएंगे, फिर ना मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वो चीज जो आपका रियल ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा आपको इस एग्जाम में रुके रहने के लिए कि नहीं हम एफर्ट करेंगे और आप कभी क्विट नहीं करोगे। तो सबसे पहला आपने क्या देखा कि हमें कभी भी स्टार्ट करने से पहले अपने आप को पूछना है कि वाई, मैं तैयारी क्यों कर रहा हूं। और जब आपको पता है कि तैयारी क्यों कर रहे हो तो आप कभी क्विट नहीं करोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आरएस इसलिए बनना है, मुझे आईएएस इसलिए बनना है,
आधी जर्नी आपकी आसान हो गई। अब आपके डाउट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब सेकंड जो है, जो आपको चीज रखनी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों रखना है? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है? आपको ये चीज हमेशा अपने आप को बताता रहना है, आई विल डू इट, मैं ये जरूर करूंगा। कैसे करोगे आप? कि देखिए, जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे आपको लगेगा कि इतना कंपटीशन है, आईआईटी वाले भी बैठ रहे हैं, आईआईएम वाले भी बैठ रहे हैं। जैसे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि आईआईटी वाले ही क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो इस चीज़ से अफेक्ट ही नहीं होते कि दूसरा कौन तैयारी कर रहा है, लेकिन बाकी होते हैं वो उनसे अफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें अफेक्ट नहीं होना है। देखो, ये नया एग्जाम है, पूरी जर्नी है, सभी को जीरो से ट्रेवल करना है। किसी का ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई उसकी जर्नी तो मिड वे से स्टार्ट होगी, नहीं, सभी की जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी वो बिल्कुल जीरो से होगी। तो आपको पहला आपने डिसाइड कर लिया मुझे इसलिए आरएस बनना है। दूसरा, आपको अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट क्विट इट, ठीक है, और आई विल डू इट, ठीक है। कोई भी कंडीशन, एनी सिचुएशन, मैं अपने आप को अपने लक्ष्य से दूर नहीं करूंगा। ये जो चीज है कि मैं करके ही रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, ये चीज आपको पहले दिन से आ जानी चाहिए। और आप जब देखोगे, जब आप किसी लक्ष्य के लिए इतना डिटरमाइंड हो जाते हो कि आई विल डू इट, आई विल डू इट, तो उसके बाद आपका जो भी आउटपुट आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप एकदम मोटिवेशन के साथ लगे रहोगे। तो सेकंड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब जो तीसरी चीज़ है वो होते हैं गाइडिंग पिलर्स। आपको मतलब आपने पहले जर्नी तो बोल लिया कि ये रास्ता पूरा ट्रेवल तो करूँगा, लेकिन कौन सा रास्ता भाई, किधर जाना है, वो कौन बताएगा? तो वो दो चीज़ होती है, एक तो होते हैं सिलेबस, दूसरे होते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। पहले आप सिलेबस को देखिए कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सिलेबस की एक एक लाइन को इतना रट लीजिए कि यूपीएससी क्या चाहती है, स्टेट पीसीएस हमसे क्या चाहती है, क्या चीज़ पूछना चाहती है, एक एक चीज़ को आप याद कर लीजिए। अब जैसे आप ना किसी होटल में गए, बफेट सिस्टम है, आप सबसे पहले क्या देखोगे, क्या क्या खाना है। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि जो हमारी फेवरेट चीज़ हो वो छूट जाए या कुछ भी। तो उसी तरीके से आप एकदम सिलेबस को इतना डीपली पढ़िए, इतना डीपली पढ़िए। मैं कह रहा हूँ एक सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन सिलेबस को इतनी बार पढ़ना है ना आपको कि सिलेबस एकदम तहे दिल से आपको याद हो जाए, ठीक है। अब आपको पता चल गया। अब सिलेबस से आपको क्या पता चल जाएगा? देखो, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है वो क्या है, एक महासागर है, इस शेप में डिसाइड कर लीजिए। तो जो सिलेबस है वो आपको क्या बताता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको किस विड्थ में पढ़ना है, कितनी उसकी ब्रॉडनेस होनी चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए वो सब्जेक्ट। ये चीज आपको कौन बताएगा? हमारा सिलेबस बताएगा। लेकिन सिलेबस में तो ऐसा लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति। अब मानो 1857 की क्रांति है, उसको पूरा थोड़ा ना पढ़ेंगे भाई, कितना पढ़ोगे 1857 की क्रांति पे? तो मैं 400 मतलब की पेज की बुक लिख सकता हूँ। तो वो डेप्थ कौन डिसाइड करता है? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन क्या डिसाइड करते हैं? सिलेबस की डेप्थ डिसाइड करते हैं। तो देखो, हम किसी भी खेल में जाते हैं तो सबसे पहले उसका ग्राउंड तैयार करना पड़ता है कि इस ग्राउंड के अंदर ये पूरा गेम खेला जाएगा। तो सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो आपका क्या डिसाइड करते हैं? ग्राउंड डिसाइड करते हैं कि इस ग्राउंड के अंदर अब गेम खेला जाएगा। और ये सोचिए, आपने सिलेबस नहीं देखा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं देखे, डायरेक्ट बुक्स के ऊपर चले गए, आपके पास तो ग्राउंड ही नहीं है। जब आपके पास ग्राउंड नहीं है तो कैसे खेलोगे? आप सपोज करके देखिए कि एक खिलाड़ी है, उसको क्रिकेट का गेम खेलना है, एक वो पिच पे जाके खेल रहा है, दूसरा रोड के ऊपर खेल रहा है कि बस मुझे तो खेलना है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपको पहले अपनी प्रीमाइस डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे क्या पढ़ना है, और वो डिसाइड कौन करेंगे? सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दोनों एक साथ मिलके इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है इसको, ठीक है। अब जब आपका प्रीमाइस डिसाइड हो गया, अब आप अपने हथियारों के ऊपर जाओगे, ठीक है। अब हथियारों के ऊपर आपके कौन कौन से हथियार होने चाहिए?
तो आपके पास केवल 3 ही हथियार होते हैं मेनली। सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो एक यूनिवर्सल जो सजेस्ट की जाती है कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरा कि बेसिक बुक्स हैं उनसे स्टार्ट कर दो। तीसरा आपको बताया जाएगा कि कोचिंग से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये 3 ही ऐसे हथियार हैं जिनको आपको जनरली सजेस्ट किया जाता है कि गो फॉर इट, ठीक है। अब कौन से के लिए जाएं? आप बताइए, आप ना अपने आप से पूछिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आराम से पढ़ पा रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे हमारे से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रूरल बैकग्राउंड से होंगे, उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है कि वो एनसीईआरटी को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनको बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मैं आपको ना कभी एक एनसीईआरटी का चैप्टर ना पढ़ के स्टार्ट करूंगा ना कि इस चैप्टर को ऐसे समझना था, तब आपको फील हो जाएगा कि यार हमने 80% लोगों को तो हमें ये भी नहीं पता कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़े। तो अब ये अप्रोच मतलब हमेशा एक वन साइज फिट ऑल थोड़ी ना होता है। मतलब एक अच्छी स्कूल से पढ़ा हुआ है वो आराम से ना बेसिक बुक भी पढ़ पा रहा है या मतलब कि एनसीईआरटीज भी पढ़ पा रहा है, तो हम उसका ही मतलब ऐसे थोड़ी ना मान सकते हैं कि स्टैंडर्ड की सब लोग एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करें। तो हमेशा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेसिक बुक्स होती है एकदम नॉर्मल लेवल की, ठीक है। तो आप देखो, यदि आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। यदि आप इन दोनों बुक्स को देखिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। आप यदि एनसीईआरटी पढ़ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी को पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि आप एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, बेसिक बुक्स की भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो आप बेसिक बुक्स की अंडरस्टैंडिंग को भी पूरी कर लीजिए, उसको भी पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद बचती है सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जो इन दोनों बुकों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये चीज आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकता कि आप किसी बुक को पढ़ के कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप ही खुद को बता सकते हैं कि क्या मैं इतना पढ़ चुका हूं कि मैं दूसरों को पढ़ा पाऊं। यदि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं इसका मतलब है आप समझ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़ा सकते इसका मतलब है आप नहीं समझ सके। तो इस चीज के ऊपर आपको काम करना है। अब यदि नहीं समझ में आया तो आपके पास 2 ही रिसोर्स है। या तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए। YouTube पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स वगैरह हैं, तो उनसे क्या कीजिए, आप थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए। क्या था, जैसे गाड़ी कई बार फंस जाती है ना अपनी, तो उसको थोड़ा सा धक्का देते ही वो क्या चलने लगती है। तो आप थोड़ी सी YouTube से हेल्प ले लीजिए कि क्या YouTube से थोड़ा सा पढ़ने के बाद, जैसे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 उसको देखा कि यार मेरे को तो अब समझ में आने स्टार्ट हो गई है, तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर YouTube से उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर इनको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी ना मतलब फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि यार अब कैसे पढूं, तो उन लोगों के लिए ही तो कोचिंग बनाई है। कोचिंग क्या है, कोच, आपको एक कोच मिल जाता है, आपको बोलेगा इस तरह से पढ़, इस तरीके से इतना पढ़ना है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, वो काम करता है कोचिंग आपका। तो आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हो। कोचिंग में कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये एकदम आपको सर्विस दे रहे हैं, आप उनके लिए पैसा पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप उतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। अब 5th पॉइंट पे देखते हैं हम। कोचिंग की हेल्प भी ले ली, लेकिन ये बेसिक बुक्स भी सभी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज भी सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब अगली बात है कि इन सभी को कॉम्प्रिहेंड कैसे करें। तो कॉम्प्रिहेंड के लिए आता है नोट्स, कि क्लास के अंदर जो पढ़ाया उसका भी नोट्स बनाना है। एनसीईआरटी बेसिक बुक पढ़ी, उनसे हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो भी नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाए जाए, अब लोगों को लगता है नोट्स क्या है, केवल एकदम जो क्लास में पढ़ाया गया उसको एकदम नोट डाउन कर लेना नोट्स है, बिल्कुल गलत है। नोट्स बनाना एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि आप क्लास के नोट्स कैसे बनाओगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, रिवीजन नोट्स कैसे बनाओगे, चिट नोट्स कैसे बनाओगे, या आपके डिटेल नोट्स कैसे बनाओगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स कैसे बनाओगे, खुद की लैंग्वेज में कैसे नोट्स बनाओगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं नोट्स बनाने के, उनके ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे अलग चीज में। लेकिन आपको 5th स्टेज में क्या करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको अपने हिसाब से नोट्स बनाना है, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग अलग तरीके से चलता है। मैं बोलूंगा एलिफेंट, तो मेरे दिमाग में एलिफेंट की अलग इमेज आई है, आपके दिमाग में अलग इमेज आई है। इसका मतलब है हर किसी का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। तो आपने जो क्लास के अंदर अंडरस्टैंडिंग की, उसको जब आप नोट्स बनाओगे तो वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी।
अब जो 6th काम जो हमें करना है नोट्स के बाद, उस काम को बोलते हैं हम स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब रणनीति क्या हो, ठीक है, हमें पता भी चल गया। सबसे पहले हमने खुद से पूछ लिया कि हमें आरएस बनना है, फिर हमने पूछ लिया कि ये प्रीमाइस कैसे बनेगा, उसको भी देख लिया हमने। उसके बाद अपने को सिलेबस का पूरा पता चल गया, सारी चीजें अब एकदम आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन अब स्ट्रेटेजी क्या हो, अब देखो स्ट्रेटेजी 2 प्रकार की होगी। एक तो जो कोचिंग वाले स्टूडेंट है, तो कोचिंग वाले स्टूडेंट में तो जो कोचिंग के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो ही उन्हें पढ़ने होते हैं, और उन्हीं का क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो इनका क्या कौन डिसाइड करेगा, जो कोचिंग वाले चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप चलते रहो। आपको एक चीज पे ध्यान देना है, वो है रिवीजन, कि आप रिवीजन जितना ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे कोचिंग्स वाले के साथ, तो उतना आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो तैयारी सेल्फ से करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, उनकी रणनीति थोड़ी सी अलग होगी। किस प्रकार से अलग होगी, मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि 2 सब्जेक्ट्स को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी, आरपीएससी या एनी स्टेट पीसीएस कनेक्टेडनेस का ही गेम है। जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ही बेहतरीन आपका आंसर आएगा, उतनी ही बेहतरीन मल्टी डायमेंशनल आंसर आपके निकल के आएंगे। तो 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने चाहिए। कौन से 2 सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट्स के नेचर होते हैं जनरली, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनमें फैक्चुअल पार्ट ज्यादा हो, दूसरे होते हैं जिनमें कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा हो, ठीक है। फैक्चुअल पार्ट किस में ज्यादा होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, पॉलिटी हो गया, कंसेप्चुअल पार्ट में कौन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इधर इन्वायरमेंट हो गया, इधर ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स क्या है, कंसेप्चुअल है, जिनमें कंसेप्ट रखते हैं, जिनको यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो रिवीजन की उसमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितनी इन 3-4 सब्जेक्टों में रिवीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको इसको बैलेंस करना है कि दिन का हाफ डे आप किस में पढ़ोगे, कि आप ना कंसेप्चुअल पार्ट में दे दो, दिन का हाफ डे, बाकी हाफ डे किस में दे दो, आप फैक्चुअल वाले सब्जेक्ट्स में दे दो। तो आपको क्या करना है कि दोनों सब्जेक्ट को एक साथ मतलब लेके चलना है। तो एक इसमें से ले लिया, जैसे हिस्ट्री, दूसरा यहाँ से इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री ज्योग्राफी, या हिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो डिपेंडिंग अपॉन आपका जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट को इन दोनों कैटेगरी से उठा लीजिए। जैसे मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता पॉलिटी में, तो मैंने पॉलिटी उठा ली, उधर ज्योग्राफी में आता तो मैंने ज्योग्राफी उठा ली। तो ये आपका डाउट दूर हो गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़े। एक सब्जेक्ट कंसेप्चुअल में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, दूसरा सब्जेक्ट जो फैक्चुअल में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको जनरली चलना है। अब किस तरीके से एक टाइमलाइन होनी चाहिए हमारी पूरी प्रिपरेशन की, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे कि कितने टाइम में एक सब्जेक्ट पूरा हो जाना, कितने टाइम में क्या हो जाना चाहिए। तो वो हमारी चीज होगी अगले वीडियो के अंदर या किसी और वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हमारी थी कि हमने पूरा देख लिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अब है कि तैयारी सब स्टार्ट हो गई, अब किन चीजों का मेन ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीज जो 2 इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आप पूरी प्रिपरेशन में स्टार्ट करने के बाद जो मैंने रियलाइज किया 2-3 साल के बाद कि यार ये तो मैं गलती कर रहा हूं, तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको गलती को रिपीट नहीं करना। वो 2 बात आज ये इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात है इसमें प्रैक्टिस, कि हम क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक पहले बताया था कि एक स्टडी साइंटिफिक होती है, उसमें अलग अलग स्टेजेस होती है। तो उसमें से एक स्टेज जो होती है वो प्रैक्टिस करना होती है। प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन आपको जैसे आज आपने हिस्ट्री पढ़ा, आपको लग रहा है कि हिस्ट्री तो मुझे याद है, इसकी प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, इसके क्वेश्चन लगाने की क्या जरूरत है, इधर से आएगा लिखने में। लेकिन लिखते रहिए। जब आपको ऐसे लगे ना कि नींद में भी उठा के मुझे कोई पूछ सकता है, तो
तब भी मैं बता दूंगा, तब तक आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस के बाद जो सेकंड थिंग है जिसको जनरली लोग मिस करते हैं वो है रिवीजन। आपको लगातार रिवीजन करते रहने हैं। कितने रिवीजन, कितने, ये कोई लिमिट नहीं करता। मिनिमम कितने रिवीजन होने चाहिए, 4 से 5 रिवीजन आपके मिनिमम होने चाहिए। रिवीजन कैसे किया जाए, रिवीजन की क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, कितने ड्यूरेशन के बाद करना चाहिए, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो 4 से 5 रिवीजन आपके मिनिमम होने चाहिए, बाकी आप है ना मैक्सिमम रिवीजन 10, 12, 20, 30, 40 जितना करना चाहो उतना कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा लिमिटलेस आपका रिवीजन होगा, लिमिटलेस आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या करना है। उसके बाद आप देखिए कि मैंने ये करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है। जो फील्ड डिसाइड करेगा, आपका सिलेबस करेगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका बेसिक नोट्स लेंगे, फिर आप कोचिंग की किस तरीके से हेल्प लें, फिर क्या स्ट्रेटेजी हो, लास्ट में कौन सी दो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। तो एक रिविजन है, एक प्रैक्टिस है। इन सारी चीज़ों को आप मिला के चलेंगे तो आपका जो इनिशियल जो स्टार्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी छोटी छोटी बातों के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार, बाय बाय।